देखिए, हम कुछ ऐसे ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं जब हम स्ट्रेन रिमूविंग करते हैं। तो हम स्ट्रेन को छुड़ाने के लिए हमने कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स लिए थे। तो हमारे कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स 5 प्रकार के थे। तो जिसमें आज हमारा टॉपिक है जो है थर्ड, सोडियम परबोरेट। तो सोडियम परबोरेट भी विरंजक प्रतिक्रमक के रूप में धब्बे छुड़ाने के काम में लाया जाता है, यानी कि सोडियम परबोरेट भी स्टेन रिमूविंग में यूज़ किया जाता है। ऐसे गर्म पानी में मिलाने से ये थोड़ा गलत हो गया है। इसे गर्म पानी में मिलाने से ऑक्सीजन निकलती है तथा यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्षारीय घोल बन जाता है और सोडियम परबोरेट विरंजक को धब्बे छुड़ाने के प्रयोग में लेने के लिए 1 चम्मच, यानी कि जब इसको यूज़ करते हैं किसी भी फैब्रिक पर या किसी भी स्टेन रिमूव करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सोडियम परबोरेट को हम स्टेन रिमूव करने के लिए उसमें 1 छोटे चम्मच में हम सोडियम परबोरेट को आधा लीटर उबलते पानी में यूज़ करते हैं, यानी कि उसको आधा लीटर पानी में हम उसको मिलाते हैं। और जब उसको हम थोड़ा सा या आधा लीटर भी नहीं, अगर हम मान लीजिए अगर हमारा कोई छोटा स्ट्रेन है गारमेंट पे या फैब्रिक पे, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम थोड़े से गर्म पानी में क्या करेंगे, सोडियम परबोरेट को मिलाएंगे, उसका थोड़ा सा गाढ़ा घोल बनाते हैं और उसको हम धीरे धीरे स्ट्रेन पर लगाते हैं, यानी कि एक तरीके से स्पंज करना है, यानी कि हम उसको एक किसी भी कॉटन से या किसी भी फैब्रिक से, या ज़्यादातर हम कॉटन का यूज़ करते हैं, उसे कॉटन पर थोड़ा सा डिप करते हैं कॉटन को उसमें जो हमने पेस्ट बनाया है, और उस पेस्ट को हम थोड़ा सा स्ट्रेन पर गोल गोल मतलब उसको धीरे धीरे उसको रिमूव करते हैं, यानी कि वो पूरा जो हमारा स्ट्रेन है वो पूरे गारमेंट पे, पूरे फैब्रिक पर ना फैल करके वो अपने ही एरिया में उसको हम उस पर सोडियम परबोरेट का यूज़ करते हैं, ताकि वो धीरे धीरे एक सर्कल की फॉर्म में उसको हम घुमाते हैं, ताकि वो जो स्ट्रेन है वो अंदर ही अंदर उसी स्ट्रेन में ईजिली रिमूव हो जाए। तो इसी तरह हम सोडियम परबोरेट का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए, धब्बे छुड़ाने के लिए एक छोटा चम्मच यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को हम आधा लीटर पानी में मिलाते हैं और उसका एक घोल तैयार करते हैं, यानी उसका हम एक पेस्ट बनाते हैं। और इसका प्रयोग ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग जो यूज़ है इसकी ज़्यादातर हम, जैसे हमारा कोई फफूंदी, यानी कि जो हमारा मिल्ड्यू स्टेन होता है, या किसी भी चीज़ का कलर लग गया हो, या जैसे हमारा स्वेट, यानी कि जो पसीने के दाग होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। इसके प्रयोग के बाद वस्त्र पर इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो हम इसको फैब्रिक पर, स्ट्रेन पर लगाते हैं रिमूविंग के लिए, तो हमारा स्ट्रेन तो रिमूव हो जाता है, लेकिन उसी पार्ट पे वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का यानी कि उस फैब्रिक पर थोड़ा सा ब्राउन कलर की शेड आती है, यानी जहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इस भूरेपन को, यानी कि जो ब्राउन कलर हमारा फैब्रिक पर आता है, इस भूरेपन को रिमूव करने के लिए उसी पर हम क्या यूज़ करते हैं, उसी पर हम ऑक्सैलिक एसिड, या फिर हम ऑक्सैलिक एसिड भी नहीं तो यानी फिर हम उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाकर उसको रिमूव करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्ट्रेन्स में कि हम कोई भी उस पर पदार्थ लगा रहे हों, या कोई भी रसायन लगा रहे हों, या कोई भी अगर हम ब्लीच लगा रहे हैं, तो वो स्ट्रेन तो रिमूव हो जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट हमारे फैब्रिक पर आ जाता है। दूसरा, या तो हमारा कलर लाइट हो जाता है जगह, या फिर वो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है तो वो हमारे कलर पर एक ब्राउन कलर लग जाता है। तो फिर हम उस ब्राउन कलर को रिमूव करने के लिए उस पर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाकर, या फिर हम उस ऑक्सैलिक एसिड लगाकर उस स्ट्रेन को या उस कलर को रिमूव करते हैं। फिर आता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए, जैसे इसमें ब्राउन कलर आया, इसको रिमूव करने के लिए हमने ऑक्सैलिक एसिड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करा रिमूव करने के लिए। इसी तरह कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी फैब्रिक पर या गारमेंट पर हम ब्लीचेस का यूज़ करते हैं, तो उनको तुरंत, अगर उनको एक तरीके से हानि ज़्यादा ना पहुंचाए उन फैब्रिक्स पर, या उनके जो फाइबर होते हैं उनको ज़्यादा हानि ना पहुंचे, तो उसको तुरंत उस ब्लीच के या उस रसायन के संपर्क से उन्हें तुरंत
रिमूव किया जाता है, यानी उनको फिर सादे पानी से धो दिया जाता है, ताकि वो जो उन पर रसायन लगा है या जो ब्लीच लगी है वो उनको रिमूव किया जाता है, ताकि उनके जो फाइबर्स होते हैं वो वीक ना पड़े। तो उनको यानी कि वो कहीं ना कहीं फैब्रिक को या गारमेंट्स को हानि पहुंचाते हैं, तो उस हानिकारक प्रभाव के लिए उनको तुरंत ही हम नॉर्मल पानी से यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए यह जानवर रेशो के लिए सर्वोत्तम विरंजक है, यानी कि एनिमल जो हमारे एनिमल फाइबर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा एक विरंजक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह कपास, रेयॉन आदि रेशों पर भी बिना किसी प्रकार की हानि, यानी कि बिना किसी भी प्रकार की हानि के इनका प्रयोग किया जा सकता है इजीली। यह एक भाग में 6 भाग ठंडे पानी के अनुपात में प्रयोग करना चाहिए, यानी कि इसका जो 6 भाग है वो यानी कि ज़्यादा पानी यूज़ करना चाहिए, और उसका एक छोटा भाग हमें अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करना चाहिए। प्राय इसके बाद क्या करते हैं, इसे वस्त्र में यानी कि इसे वस्त्र में से धो करके निकाल देना चाहिए, यानी कि जो इसका संपर्क है वो हमारे ज़्यादा देर तक फैब्रिक के संपर्क में ना रहे, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए या इसको हटाने के लिए इसको हम नॉर्मल सादे पानी से वॉश कर लेते हैं। और अधिक देर तक क्या होता है कि अगर हम इसको ज़्यादा देर तक अगर फैब्रिक पर रखते हैं तो क्या होता है कि इसको ये क्षति लिखा गया है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है, वस्त्र को क्षति पहुंचती है, यानी कि अगर ये ज़्यादा देर तक वस्त्र के संपर्क में रहता है तो बहुत ज़्यादा इसको हानि पहुंचती है। फिर आता है जो हमारा दूसरा ब्लीचिंग एजेंट है या ब्लीचिंग अपारजक था, वो था अपचयन विरंजन। तो देखिए अपचयन विरंजन भी मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का काम लिया जाता है। धब्बे छुड़ाने के लिए 30 ग्राम हाइड्रोसल्फाइड में 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल तैयार करना चाहिए, यानी कि इससे पहले जितने भी हमने ब्लीचिंग प्रतिक्रमक का यूज़ किया है वो ज़्यादातर हमने आधी किलो पानी में यूज़ किए हैं, लेकिन हम इसको 1 लीटर पानी के घोल में इसको तैयार करते हैं, जिसमें हम 30 ग्राम हाइड्रोसल्फाइड का यूज़ करते हैं। इस घोल को सभी प्रकार के धब्बों पर, यानी कि इसको इस पेस्ट को या इस घोल को हम किसी भी प्रकार के धब्बों पर इजीली यूज़ कर सकते हैं, या बिना डरे इसका हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। परंतु पानी का तापमान रेशो के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पानी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हाई ना हो, यानी कि वो जो पानी है वो पानी ज़्यादा उबला हुआ या ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में या ज़्यादा उबले हुए पानी में हमारे जो फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो रेशे होते हैं वो या तो श्रिंक हो जाते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं उनको हानि पहुंचने लगती है। तो इसलिए ज़्यादातर एक नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी यूज़ करना चाहिए स्टेन रिमूविंग के लिए, यानी कि दाग छुड़ाने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर का यूज़ करना चाहिए। फिर इसमें आते हैं हमारे कुछ चिकनाई निष्कासन पदार्थ, तो जिसमें हमारा ग्रीस रिमूवर। तो देखिए चिकनाई निष्कासन पदार्थ अपनी कार्यविधि के आधार पर 2 वर्ग में बांटे जाते हैं, थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे, 2 वर्ग में बांटे जाते हैं। एक होता है हमारा चिकनाई अवशोषक, एक होता है हमारा चिकनाई विलायक, यानी कि ग्रीस एब्जॉर्बेंट और ग्रीस सोलवेंट्स। तो चिकनाई अवशोषक में मुख्य रूप से साधारण नमक घोलकर, यानी कि उसको नमक को घोलकर, या फिर मिट्टी या मैग्नीशियम फ्रेंच चोक, ये सब क्या है हमारे, ये इसमें फुलर मिट्टी लिखा गया है, मैग्नीशियम है, फ्रेंच चोक है या टेल्कम पाउडर आते हैं, यानी कि ये सारे हमारे जितने भी पदार्थ हैं ये हमारे चिकनाई अवशोषक यानी कि ग्रीस एब्जॉर्बेंट में यूज़ किए जाते हैं। अवशोषक प्रयोग करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर मेज पर फैलाकर उसी पर धब्बे को रखना चाहिए, यानी कि अगर हम इन एब्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं तो हम एक टेबल पर उस स्टेन वाले पार्ट को रखेंगे, उसके नीचे अगर हम एक ब्लॉटिंग पेपर लगाएंगे और उसी के ऊपर हम एक और ब्लॉटिंग पेपर रखेंगे और बीच में हम रखेंगे स्टेन वाला गार्नियर। और उसके बाद यानी कि उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद धब्बे पर जो यानी कि जो हमारा अवशोषक पदार्थ
पदार्थ है, यानी कि जो हमारा ग्रीस एब्जॉर्बेंट है, चाहे उसमें टेल्कम पाउडर हो, कोई हमारी फुलर मिट्टी हो, मैग्नीशियम हो, फ्रेंच चॉक हो, या हमारा नॉर्मल नमक हो, उसको हम स्टेन पर छिड़क देते हैं या स्टेन पर उसको स्टेन को उस चीज़ से कवर कर देते हैं। उसके ऊपर एक ब्लॉटिंग पेपर रखकर प्रेस से दबाना चाहिए, यानी कि उस पर हम एक अच्छी हीट देते हैं, यानी कि उसको एक गर्म टेम्परेचर प्रदान करते हैं। चिकनाई जब उसका गर्म टेम्परेचर से बढ़ता है तो क्या होता है कि चिकनाई जो होती है वो पिघलने लगती है गर्मी से, यानी कि जो उस पर गर्म टेम्परेचर पड़ता है। और अवशोषक यानी कि जो उस पर एब्जॉर्बेंट डाला जाता है वो एब्जॉर्बेंट द्वारा सोख ली जाती है। तो इसी तरह ये प्रोसेस होती है कि एक ब्लॉटिंग पेपर हमारा नीचे होता है, एक ऊपर होता है, उसके ऊपर हम ग्रीस एब्जॉर्बेंट डालते हैं, और जब हम प्रेस का प्रेशर डालते हैं तो वो जो चिकनाई होती है हमारी, वो जो स्टेन होता है वो मेल्ट होने लगता है, यानी वो पिघलने लगती है, और वो पिघल करके उस एब्जॉर्बेंट जो होता है वो पाउडर होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह हमारा जो स्टेन होता है या तो वो रिमूव हो जाता है या कुछ हद तक, यानी काफ़ी हद तक वो उस जगह से लाइट हो जाता है। तो इसी तरह यही अगर हम प्रोसेस 2-1 बार करते हैं तो हमारा स्टेन इजीली रिमूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी के आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।